नमस्कार बच्चों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर जो हमारा रहा उसमें हमने विभव तथा विभवांतर इनको डिफाइन किया था। विभव में हम समझ जाते हैं लोअर लिमिट अनंत होनी चाहिए, है ना, ई डॉट डी आर। विभवांतर में हम जानते हैं कि लोअर लिमिट अनंत नहीं हो सकती। फिर वहां बी से ए से बी लिखते हैं ना, ए से बी ले जा रहे हैं अपन, और हो सकता है पिछले एपिसोड में कहीं ना कहीं बी से आ गया हो, तो आप वो समझ जाना, ये ए से बी है ना, और ई डॉट डी आर है ना। तो ये ध्यान रखना, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि पिछले लेक्चर में हो सकता है कहीं लिमिट बी से लगी हो, वो अंतर रहेगा, आप उसकी टेंशन मत लो। बी से ए से बी हो तो जब वर्किंग होगी तो डिसाइड होगा, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा हो जाता है तो उसको आप उसको ए से बी समझना है ना, ए से बी की तरह ही आप समझिएगा, उससे क्लियर। तो सब कहने का मतलब विभव विभवांतर हम पढ़ चुके हैं, इनका भौतिक महत्व भी हमने पढ़ लिया है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि ये जब फॉर्मूले हमारे सामने आ जाते हैं उसके बाद फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं रह जाती है। उसका रीजन है कि ये हमसे विभव पूछेगा तो विद्युत क्षेत्र मांगेगा, और विद्युत क्षेत्र मांगेगा तो विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ ही रखा है, हम वहां से विद्युत क्षेत्र इसमें पुट कर देंगे, विभव निकल जाएगा, है ना। तो इसी क्रम में अब आज अपन कैलकुलेशन करेंगे, है ना। पहले छोटी कैलकुलेशन में साहब बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, है ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, है ना। विद्युत नहीं भी कहूं तो आप समझ जाना, चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है सर। एक कैलकुलेशन अब कर रहे हैं, कैलकुलेशन चालू की, जनरल फॉर्मूला आज बन ही गए अपने। अब क्या है, एक तो आप चाहें तो वही तरीका अख्तियार करें, यानी जैसे मान लो दिखा रहा हूं साहब, है ना, इसका एक इजी वर्जन भी अभी दिखा दूंगा। ये आपने बिंदु आवेश रख दिया, या आपने कह दिया कि बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। अगर वही हम उस मेथड पे जाएं परिभाषा वाले में, तो एकांक धनावेश लेकर आए अनंत से कहां पर P तक, इसके लिए फिर बीच में एक अल्पांश का चयन करें। यह अल्पांश मान लीजिए बिंदु आवेश से x दूरी पर है। फिर यहां पर हम विद्युत क्षेत्र बताएं और फिर फॉर्मूला बनाए अनंत से बिंदु P तक एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य। तो ये तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट ही कर रखा है ना। तो एक तो वही ट्रेडिशनल मेथड हो सकता है कि वही वापिस आप जो विभव में हमने इंक्लूड किया था, अनंत से एकांक धनावेश को बिंदु P तक लाना है, उसके लिए अनंत व बिंदु P के मध्य अल्पांश dx चुना। अगर उसकी दूरी बिंदु आवेश से x हो तो अल्पांश के स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर अल्पांश के स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लिखें, फिर वही अल्पांश में विस्थापन में कार्य और फिर कुल विस्थापन में कार्य, यही आ जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस ट्रेडिशनल मेथड को छोड़िए, आप डायरेक्ट फॉर्मूले पर आइए, यानी कोई चित्र भी मत बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको अगर चित्र बनाने की इतनी बहुत इच्छा हो रही है आपकी, तो ये सिंपल चित्र बना लो, ये r दूरी पर,
ये रहा बिंदु P, ये आपको कार्य करना है कहां से कहां, जो डायरेक्ट है इससे कितना होता है वो V इज इक्वल टू माइनस अनंत से स्मॉल r E डॉट dr। अब बिंदु आवेश के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखनी है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप रख दें सीधे सीधे, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर फॉर्म रखना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश तथा आवेश से बिंदु की दूरी का वर्ग और आर केप, क्लियर सर, ये रख दें, बस सीधा सीधा रख दें, आगे भी वो, इसलिए V बराबर माइनस अनंत से R, ये रख दिया साहब आपने 4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश, यही का मान रख दिया, डॉट लगाकर dr। डायरेक्ट फॉर्मूला है, काय को दिमाग लगाओ, क्यों लगाओ फालतू, हम इस ट्रेडिशनल मेथड को इसलिए अवॉइड कर रहे हैं, है ना। कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, बस कुछ नहीं, केवल इंटीग्रेशन करना है आपको, ये माइनस बार है से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इन्फिनिटी टू स्मॉल r 1/r स्क्वायर r की पावर -2 r डॉट dr, इसको हमेशा लिखना dr, क्यों लिखना एक बार बताता हूँ, r कैप डॉट dr, इस डॉट प्रोडक्ट को करोगे तो मॉडुलस ऑफ r कैप मॉडुलस ऑफ dr, और दोनों के बीच एंगल 0 है, मॉडुलस ऑफ r कैप 1 मॉडुलस ऑफ dr को 0 1, तो ये आता है dr, इसलिए जहां भी r कैप डॉट dr आए वहां सीधा dr लिख देना, तो इन दोनों की जगह dr लिख दिया, ये बाहर निकल गए, ये बाहर निकल गए, कांस्टेंट थे तो ये बाहर निकले, माइनस बार पड़ा ही था, इंटीग्रेशन कर दो सिंपल, ये लो साहब इंटीग्रेशन, यार भी अच्छा नहीं बना, ऐसे मजा बिगड़ जाता है यार, जरा सी राइटिंग बिगड़ी और आनंद बिगड़ जाता है, इसलिए क्या है हमेशा ध्यान रखा करो, राइटिंग जो है सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, राइटिंग आपको रिप्रेजेंट करती है कॉपी के अंदर, मैं भी अगर पढ़ा रहा हूँ, अगर घसीटा छाप लिख रहा हूँ तो ये राइटिंग मुझे रिप्रेजेंट करती है कि साहब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, या टाल रहा हूँ या जबरदस्ती कर रहा हूँ, है ना। तो कहने का मतलब हर जगह ध्यान रखना चाहिए, मुझे भी आपको भी, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r की पावर -2 का समाकलन -2 + 1 अपॉन -2 + 1 अनंत से स्मॉल r, समाकलन अगर कई बच्चे भूल गए तो उनको ध्यान देना चाहिए, xn का समाकलन xn + 1 अपॉन n + 1, बायोलॉजी वाले बच्चे भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथों हाथ देख लें ना। अब सब इसमें अपॉन में देखें -1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये -1 मैंने बाहर, r की पावर -1, r की पावर -1 को मैं लिख देता हूँ 1/r, ठीक है ना, ये r की पावर -1 1/r लिख दिया, यानी v इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा 1/अनंत यानी 0, तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r, या अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को k लिखो तो आप लिख दो KQ/r। ये सब बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर बिंदु P पर विभव का मान KQ/r, ठीक है ना। तो सब अगला पेज ले लेता हूं मैं, यहां लिख देता हूं स्पष्ट, तो सब बिंदु आवेश के कारण विभव KQ/r, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू Q, आवेश की प्रबलता बढ़ेगी तो विभव बढ़ेगा,
तथा V is proportional to 1/r। आवेश से दूर जाएंगे तो विभव में उसी दर में कमी होगी, है ना। ये सब फर्क है 1/r² होने में और r होने में फर्क है। r है तो धीमा गिरता हुआ, और अगर 1/r² होता है तो फिर वो अंतःक्षेप या अंदर की तरफ झुका हुआ फिर अपने को बनाना पड़ता, अति परवल है। तो ये अलग है, E is proportional to 1/r² अलग है ना। ये V is proportional to r। अगली बात, यदि आवेश Q धनात्मक है तो विभव भी धनात्मक होगा, और आवेश Q ऋणात्मक है, -1 नहीं लेना। आवेश Q अगर ऋणात्मक है तो विभव भी ऋणात्मक होगा। यानी आपको यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि आवेश इस विभव के फॉर्मूले में चिन्ह सहित रखें तथा आवेश से बिंदु की दूरी है। तो मैं आपको दोबारा एक बात समझाना चाहता था कि हमारे पास विभव के सीधे फॉर्मूले हैं जो हमसे ई मांगते हैं और कुछ मांगते ही नहीं। तो इसलिए विभव सभी निकायों के कारण, जैसे पट्टिका के कारण आदि इत्यादि, तार के कारण, ये निकालने की आवश्यकता नहीं। जब भी पड़ेगी जरूरत तो एक यूनिफॉर्मल एक फॉर्मूला आपका शानदार वाला, उस फॉर्मूले से आप निकालते रहो, कोई दिक्कत आपको है ही नहीं, है ना। यहाँ पे भी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर मैं ये ट्रेडिशनल मेथड को जाता तो ले दे के वहीं आता, है ना। तो किताबों में जो ये दे रखे हैं उसको अवॉइड करो, अब डायरेक्ट आप लो, है ना। इसको ई दे दो, ये दे दिया अपन ने, ई देते ये चीज आपके सामने है, मतलब आपको केवल इंटीग्रेशन ही करना है। यानी अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो भी वो फिर आपके तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बायोलॉजी वाला स्टूडेंट समाकलन या इंटीग्रेशन वगैरह जो कह रहे हैं अपन, उनमें थोड़ा सा कमजोर होता है, तो उसको जरूर एक बार, पर मैं तो इस कहता हूं कि आप बस ये 2 स्टेप याद रखिए, बाकी तो सिंपल। ये तो हो गया सब आपके एक निकाय के कारण विभव, जिसमें विशेष बात जो थी वो मैंने आपको बता दी थी कि विशेष बात इसमें यह है कि विभव के 2 प्रकार हैं। इसे धन आवेश है तो विभव धनात्मक होगा, ऋण आवेश है तो विभव ऋणात्मक होगा। ठीक है ना, एक कैलकुलेशन खत्म। अब आ जाइए एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे अपन थोड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव, वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, बिंदु आवेश वाला काम आएगा ना। तो अब मैं पेज चेंज कर लेता हूं, क्योंकि अगर इस पर करूंगा तो बैठेगा भी नहीं पूरा और फिर मेरा रिदम भी बिगड़ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं, ब्लैंक। तो साहब विद्युत द्विध्रुव के कारण, ये साहब इंपॉर्टेंट है एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, है ना। ये विद्युत विभव, ठीक है ना। तो अगर आप एकेडमिक स्टूडेंट हैं तो इसको रट लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, रट लीजिए क्या, अब जैसा भी है। अच्छा चित्र बनाने की कोशिश मैं करता रहूंगा, मेरी आदत है। तो सब पहले मैं निकाय बना दूं, है ना। ये ए और ये बी, ये माइनस स्मॉल क्यू और ये प्लस स्मॉल क्यू, है ना। आप गौर करना, मेरी आदत है मैं माइनस क्यू को दे देता हूं। आप पूरे विद्युत द्विध्रुव के जितने भी टॉपिक को सब में गौर करके देखना, आदत पड़ जाती है। कई बार जैसी आदत पड़ जाती है फिर वैसे अपन करने लग जाते हैं। ये मिडिल पॉइंट जिससे दोनों समान दूरी पर हैं। पी की दिशा, इधर द्विध्रुव आघूर्ण होता है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में
माइनस से प्लस की ओर, इससे हम अक्ष या अक्षीय रेखा भी कहते हैं। क्लियर? और अक्ष के लंबवत मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा, उसको हम निरक्ष कहते हैं, है ना? अभी जरूरत पड़ नहीं रही, इससे मैं निरक्ष को अभी मेंशन करने के मूड में नहीं हूं। अब सब आपको बिंदु O से R दूरी पर या R दूरी और अक्ष से थीटा कोण पर बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। बिल्कुल सिंपल। ये तो हो गया टारगेट, टास्क होगी साहब कि अक्षीय रेखा से थीटा कोण पर और मध्य बिंदु से R दूरी पर जो बिंदु P है, वहां पर आपको विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है। ठीक है ना? मैं चित्र पे कंसंट्रेट रहूंगा सब, थोड़ा सा चित्र अच्छा बनेगा तो आपको ही मजा आएगा। अब देखो साहब, हम प्रत्येक अकेले आवेश के कारण विभव जानते हैं, Q/R, है ना? अगर इसको देखूं इंडिविजुअली तो ये एक अकेला आवेश है। इंडिविजुअली इसको देखूं तो ये भी एक बिंदु आवेश है। और बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला मेरे पास है, तो इसको आइसोलेट बिंदु आवेश मान लिया और उसको मैंने आइसोलेट बिंदु आवेश मान लिया। ठीक है साहब? यहां तक बात आप समझ गए होंगे। लेकिन उस फॉर्मूले को फिर आवेश से बिंदु की दूरी चाहिए, यानी ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। ये दूरी नहीं है तो स्वाभाविक है वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, है ना? तो आपको अब जो समस्या आई उस फॉर्मूले को लगाने में वही आती है कि आपको A से P की दूरी चाहिए, मतलब आवेश से, और B से P की दूरी चाहिए। ठीक है सब, अज्यूम कर लेते हैं ये दूरी R1 है और ये दूरी R2 है। यहां पर एक बात विशेष ध्यान रखें, अगर मैं इससे R1 ले लूं और उससे R2 ले लूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप कृपया इसको न रटें कि B से R1 लेनी है और A से R2 लेनी है ना। आप बिना सोचे समझे जिससे चाहें वो दूरी लें, B से लें चाहे A से लें, है ना? आप चाहें तो A से R1 दूरी ले लें और B से R2 दूरी ले लें। तो इस बात को मैं जोर देके स्पेशली आपसे बोल चुका हूं कि दूरी R1 R2 किससे लेनी है, ऐसा कोई डिसीजन आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब साहब, बिंदु P पर विभव B के कारण और A के कारण, तो साहब बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण विभव, है ना? तो P पर द्विध्रुव के कारण विभव, क्लियर? V बराबर B के कारण और A के कारण, अदिश राशि, तो बीजगणितीय योग के बराबर। अब यहां पर थोड़ा दिल पे मत ले लेना कि मैंने B पहले लिखा A बाद में लिखा। अदिश है, क्रम विनिमय का पालन करता है, A पहले लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, VA प्लस VB लिख दो कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, तो स्वाभाविक ऋणावेश है तो विभव ऋणात्मक होगा। तो मैं पहले माइनस नहीं चाहता, मैं पहले प्लस चाहता हूं, तो मैंने इसलिए B पहले लिखा और A बाद में लिखा, है ना? अब सब B के कारण विभव बताओ।
के की जगह y 1/4 की जगह के लिख रहा हूं फिलहाल मैं ना। के आवेश चिन्ह से धन आवेश को चिन्ह लगाने की आवश्यकता पड़ती नहीं, अपॉन आवेश से बिंदु की दूरी, प्रेक्षण बिंदु की दूरी कितनी है r1। ये लो साहब, ये b के कारण विभव आ गया। अब प्लस a के कारण विभव, किस पर, p पर। बिंदु आवेश मान रहे हो आप, के विभव में आवेश चिन्ह से रखना पड़ेगा। इस बात को स्पेशली नोटिस करिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आवेश से बिंदु P की दूरी अपॉन r2, ठीक है ना। यानी V के क्यू तो आपका कॉमन आ गया, के क्यू कॉमन आने के बाद इधर बचता है 1/r1 और इधर बचता है 1/r2, यानी V सिंपली के क्यू एलसीएम ले डालो, है ना, r1 r2 r2 माइनस r1, क्लियर। ये सब द्विध्रुव के कारण प्रेक्षण बिंदु P पर विभव। अब बच्चों बस एक छोटी सी बात है जो इस डेरिवेशन को आगे लेकर जा रही है। छोटी सी बात क्या है कि सब द्विध्रुव में जो बिंदु की दूरी है वो स्टैंडर्ड दूरी मध्य बिंदु O से ही ली जाती है। किसी एक आवेश से प्रेक्षण बिंदु की दूरी द्विध्रुव में लेना अलाउ नहीं है, और आपने उसी का यूज कर रखा। आपने Q1 से दूरी, यही कहते हैं B से दूरी R1 ले रखी और A से दूरी R2 ले रखी है, वो नहीं चलेगा, द्विध्रुव में अलाउ नहीं। द्विध्रुव में स्टैंडर्ड जो डिस्टेंस होती है वो सदैव मध्य बिंदु का चयन इसलिए किया गया है। अगर मान लो दूरी किसी भी बिंदु से लेने के लिए हम स्वतंत्र होते तो मध्य बिंदु का चयन करने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं। तो द्विध्रुव में मध्य बिंदु का चयन यही सोचकर किया गया है कि हम दूरी मध्य बिंदु से लेने के लिए ही बाध्य हैं। तो स्वाभाविक रूप से अब आप बात को समझ रहे होंगे कि अब हमें कुछ नहीं करना बल्कि R1 और R2 को R में रूपांतरित करना है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, R1 व R2 को R में रूपांतरित करने जा रहे हैं। इसके लिए हम ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो सब क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। सिंपल, ये सब मैंने पहले तो कॉपी को पीछे तक बढ़ा देना है, बढ़ा दिया सब। अब देखो बात को ध्यान से समझना, दो तरीके हो सकते हैं। आप प्रकार लो जिसमें एक जगह नोक होती है, एक जगह पेंसिल। प्रकार की नोक यहां रखो और पेंसिल यहां रखो, क्लियर। और यहां चाप काट दो, क्योंकि द्विध्रुव बहुत छोटा होता है तो ये चाप आपको किसकी भांति दिखाई देगा, लंब की भांति। BM R1 त्रिज्या का चाप काटा आपने। फिर आप प्रकार की नोकियां रखो और अब R2 त्रिज्या का चाप काटो, क्योंकि द्विध्रुव बहुत छोटा होता है तो ये चाप आपको अगेन क्या दिखेगा, वही सरल रेखा, यानी लंब AN सॉरी, दोबारा मेरी बात को सुनो, मैं लिख देता हूं। R1 व R2 को R में रूपांतरित करना, यह हमारा टारगेट है, क्योंकि R1 R2 नहीं चलेगा, डिस्टेंस R मिडिल पॉइंट से लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए
एक मेथड तो ये कि आप प्रकार लो, प्रकार में एक तरफ नोक होती है और एक तरफ पेंसिल लगी होती है। प्रकार की नोकियां रखो और पहले R1 त्रिज्या का चाप काटो। अब क्योंकि दीदू बहुत छोटा होता है, दीदू बहुत छोटा होता है, तो ये चाप आपको ऐसे लंब की तरह दिखेगा, जैसे मैंने BM डाल रखा है ना। देखो ना, ये दो बिल्कुल छोटे हैं। अब ये चाप काटो तो ये कैसा दिख रहा है, लंब की तरह दिख रहा है ना। तो कहने का मतलब, अभी मैं सब क्लियर कर दूंगा आपको, है ना। फिर ये एक चाप काट दिया, फिर आप क्या करो, R2 त्रिज्या भरो और एक और चाप काटो N, क्योंकि दीदू बहुत छोटा होता है, तो ये चाप भी आपको क्या दिखेगा, लंबी दिखेगा, जो मैंने N के रूप में दिखा रखा है। एक तरीका तो ये हुआ, या आप सिंपली कह दो कि साहब B से OP पर लंब BM और A से लंब AN डालते हैं। इतना बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे बोल दो डायरेक्ट कि साहब हम R1 व R2 को R में कन्वर्ट करने के लिए, यानी रूपांतरित करने के लिए बिंदु A से OP पर लंब AN और B से OP पर लंब BM डालते हैं। अब देखो, बहुत ही कायदे की बात है, बहुत ही कायदे की बात है ना, वो थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। ये सब अगर जो A है ना, A मच लेस देन R, तो इसे लंब अज्यूम कर सकते हो आप, वरना लंब नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखो, अगर यहां से लंब डालेंगे तो थोड़ा सा इधर जाएगा, तो आप OA और OB बराबर थोड़ी कह सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि देखो A को मैंने छोटा सा कर दिया, अब आप लंब डालेंगे तो ऐसा दिखेगा कि OA बराबर OB। तो ये बीच की रिश्ते एक बार और समझा देता हूं मैं, इसमें ज्यादा फंसना मत, है ना। बस मैं, क्योंकि मेरे तो दिमाग में कीड़ा है तो मैं तो उसको समझाता हूँ, लेकिन अब आप उसमें उलझे रहो। दो सिचुएशन है, देखो, है ना। O, ये दोनों के बीच की दूरी को अपन A बोलेंगे। एक सिचुएशन ये वाली रही, है ना, वो बीच की दूरी को। अब आपसे कहा मैंने लंब डाला, ये लंब डाला, ये A, ये B। अब OA इज नॉट इक्वल टू OB, ठीक है, यहां भी ये B। अब लंब डाला, यहां कह सकते हैं OA इक्वल टू OB। तो सब A R की तुलना में बहुत छोटा, A AB के बीच का गैप, मतलब दीदू के बीच का गैप अगर R की तुलना में बहुत छोटा है, तो अपन कह सकते हैं OA बराबर OP। अब मैं आगे चलूं सब, है ना, ये मैंने मिटार देना है समझा चुकने के बाद, नहीं तो आप फिर इस पर फोकस होगे, तो वो मैंने आपको समझा दिया। अब सब इसको लंब अपन क्यों अज्यूम कर रहे हैं, वो मैंने आपको सिचुएशन समझा दी, है ना, कि इसको लंब इसलिए अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि A मच लेस देन R। अब मैं R1 को R में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, है ना। तो देखो, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। A मत लेस देन, इसलिए मेरी बात को ध्यान से देखेंगे आप, है ना। PB अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PM, है ना। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा, एग्जैक्ट इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता, वो मैंने दिखाया। तो PB अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PM। अब मेरे को तो PB को ऐसे लिख देना, यानी मैं दोनों काम इधर ही कर लूं, ताकि फिर मेरे को अगर यहाँ पेज पलट दूंगा तो फिर मेरे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं आगे इसी को यहाँ ले लेता हूँ ना, जगह है मेरे पास। तो PB बराबर PM को कैसे लिख सकता हूं मैं, PO माइनस
ओ एम, देख लो आप, पी ओ उसमें से ओ एम घटा दिया तो पी एम आ गया, है ना। तो पी बी बराबर पी एम, और पी एम को मैं लिख दिया पीओ माइनस ओ एम। पीबी का मतलब R1, पीओ का मतलब R, और ओ एम ये हुआ साहब ए कोस थीटा। क्यों हुआ वो अभी आपको बता दूंगा, अभी जस्ट हाथों हाथ, है ना, बताता हूं सब मैं, है ना। पहली बात तो ये थीटा, तो इसको थीटा ही बोलना है। अब आपको मुझे बताना है कि ओ एम को मैंने कैसे लिखा। तो मैं अब द्विध्रुव के बीच की दूरी को पहले दिखा दूं। ये द्विध्रुव के बीच की दूरी मध्य बिंदु से ए इधर और मध्य बिंदु से ए उधर, तो ये आप ए कहेंगे। तो देख लो आप, क्योंकि ओ एम तो आधार हुआ, ए कर्ण हुआ, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, तो ओ एम बराबर क्या लिखूं, ए कोस थीटा। ये सब अब बिल्कुल क्लियर होगी बात। ये इक्वेशन ए, ठीक है ना। चित्र में कोशिश कर रहा हूं आइसोलेट रखूं, लेकिन अब फिर भी देखो मेरे को स्पेस एक पेज पे लेना बहुत जरूरी हो रहा है मेरे लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा संभल के चल रहा हूं। बाकी फिर भी वो आइसोलेट है, कोई ऐसी खास बात नहीं। अब मैं R2 को R में रूपांतरित करूं, देखो घटाघट इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार PA मतलब R2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PN। कारण वही एग्जैक्ट नहीं हो सकता, एग्जैक्ट होने के पीछे मैंने आपको समझा दिया, वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन लगभग बराबर होंगे। यानी PA यानी R2। अब PN को कैसे लिख दूं मैं, PO प्लस ON, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। PN को लिख दिया PO प्लस ON, ठीक है। PA यानी R2, PO यानी R, देखिए रहा आपके सामने, और ON है ए कोस थीटा। कैसे है अभी आपको बता देता हूं, है ना। ये तो सब इस दूरी को तो आपको यही कहना है, OA को ON चाहिए, तो ON आधार त्रिभुज AON को देखिए, त्रिभुज AON है ना, इसको देखिए, आधार बटा कर्ण, और ये ए कर्ण का काम कर रहा है, इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर साहब, इससे ON बराबर ए कॉस थीटा, ये समीकरण बी। तो सब R1 और R2 को R में रूपांतरित करना था, इसलिए अपन ने दो स्टाइल या दो टेक्निक बताई, तो चाप या फिर ए से और बी से ओपी पर लंब, जो आपके सामने डाल के दिखा रहे। क्लियर सर। R1 का मान अब आपको रखना है समीकरण 1 में, R माइनस ए कोस थीटा, ये रख देंगे यहाँ पे। R2 का मान रखना है समीकरण 1 में, क्योंकि ये सारा काम किसके लिए किया, R1 R2 को मानक दूरी R में चेंज करने के लिए। R2 को लिखना R प्लस ए कोस थीटा, तो समीकरण ए तथा बी से अपने को मान रखना है समीकरण 1 में, है ना सर। अब आ जाइए सब, V बराबर के क्यू, ठीक है, दिख रहा है क्लियर। मान इधर से देखते जाते हैं, R2 ये रहा, है ना, एक बार पकड़ाई में आ जाए फिर कोई दिक्कत ही नहीं। R2 है R प्लस ए कोस थीटा माइनस R1, तो अब तो समझ ही गए अपन, R माइनस ए कोस थीटा। मेरे को ब्राइटनेस नहीं लग रही यार इसमें, R प्लस ए कोस थीटा मल्टीप्लाई करना नीचे तो, और ये R माइनस ए कोस थीटा, ये लो सब। तो मुझे आनंद नहीं आ रहा, इसलिए मैं पेन अब लेता हूं ये वाला, ठीक है। अब सिंपली सोल्व कर लीजिए साहब, V बराबर के क्यूब
ऊपर तो आपको दिख ही रहा होगा, आर से आर कट ही गया, सेकंड वाला जो पद है वो ऐड हो गया, a cos थीटा और माइनस माइनस प्लस a cos थीटा, तो ये हो गया 2a cos थीटा। अपॉन में आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यानी v बराबर k q इंटू 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि दीदू के हर फॉर्मूले में पी आएगा, पी है तो फॉर्मूला दीदू का है, पी नहीं है तो फॉर्मूला दीदू का नहीं है। और पी यानी दीदू आगुण पी बराबर क्यू इंटू 2a, तो ये क्यू इंटू 2a को मैं पी लिख देता हूं, तो v बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, वो तो ठीक है ना, कि उसके लिए एक स्टेप और लेनी पड़ जाएगी, तो एक चीज और बता देता हूँ। तो इसकी जगह तो मैं क्या लिख दूंगा साहब, q इंटू 2a की जगह तो q इंटू 2a की जगह मैं p लिख दूंगा, वो तो ठीक है, क्लियर करी थी बात। एक चीज और बतानी थी मुझे, उसके बाद फिर मैं अपना काम। दूसरी बात, यदि a मच लेस देन r, तो यहां तो है भैया, क्योंकि यहां तो ये साफ लिख रखा है ना, तभी तो आप पीबी को पीएम के बराबर मान रहे हो और पीए को पीएन के बराबर मान रहे हो, तो यदि कहने की कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां तो ए मच लेस देन आर है, इसलिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में क्या जाएगा, नगण्य जाएगा, क्योंकि आर बहुत बड़ा है, ए बहुत छोटा है। तो यहाँ तो यदि की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो क्लियर है कि साहब ए बहुत छोटा है आर से, तो आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर नगण्य माना जाएगा, तो ए स्क्वायर को नगण्य कर दो। अब लिख देता हूं फाइनल के क्यू इंटू 2 यानी पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये सब विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष से थीटा कोण पर और मध्य बिंदु से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान है ना, जो आपको चित्र में दिखाई रखा है। ये देखो, आप इक्वेशन नंबर भी देख लेता हूं मैं, अक्ष से थीटा कोण पर और मध्य बिंदु से आर दूरी पर, समीकरण 1 लिख लिया अभी तक, तो ये सब फॉर्मूला समीकरण 2, ठीक है ना। इसको अगर अपन चाहें तो इसके एक फॉर्म और बना सकते हैं, दिखाता हूं मैं आपको फॉर्म बना के, है ना। जैसे मान लो ये मैंने इस दिशा में कोई एकांक सदिश ले लिया आर के, क्लियर, तो सब P डॉट आर के, इनके बीच कोण थीटा है ना, तो P डॉट आर के इज इक्वल टू P कोस थीटा लिख सकते हैं, यानी ऐसे देखना, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको तो देखना है ना। यदि ओपी की दिशा में एकांक सदिश आर के हो, ये देखो मैं आपको पहले एक बार बता देता हूं, कहीं कंफ्यूजन, ये जरूरी नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत क्लियर। इसलिए मैं क्या करता हूं, बस बोल के रह जाता हूं, इस मुख्य चित्र को नहीं बिगाड़ना चाहता है ना, इस मुख्य चित्र को तो आप उसी तरह से देखो, नहीं तो बस मैंने एक बार दिखाई दिया आपको तो आप समझ ही गए। तो सर ओपी की दिशा में मैंने एकांक सदिश आर केप मान लिया, तो आर केप और पी के बीच में कोण कितना हो गया, थीटा। तो सब ओपी की दिशा में एकांक सदिश माना, तो पी डॉट आर केप इज इक्वल टू पी का परिमाण, आर केप का परिमाण, और दोनों के बीच कोण थीटा की कोज्या, यानी इसको मैं लिख दूं पी डॉट, सॉरी यार एक मिनट, इसको मैं लिख देता हूं पी का परिमाण पी, आर केप का परिमाण 1 पी कोस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी कोस थीटा
बराबर क्या लिख सकते हैं, P डॉट आर के रखो इसमें, है ना, इसमें ज्यादा भूलना मत, है ना, आप तो 2 तक रुक जाना, या आप एकेडमिक पढ़ रहे हो तो 2 तक काम खत्म, वो तो ऐसे ही एक फॉर्म बता रहे हैं उसकी, है ना। तो V बराबर K P कोस थीटा की जगह क्या लिख दूं मैं, ये लिख दिया मैंने P डॉट आर के अपॉन आर स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर किससे कहते हैं, किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का भाग दे दें तो जो वेक्टर प्राप्त होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। रखो साहब, इसलिए V इज इक्वल टू के P, इसकी जगह रख दूं वेक्टर R, एक R नीचे और आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा R। तो सब यहां से कह सकता हूं मैं कि डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त होने के कारण विभव एक अदिश राशि है। देख लो, तो ये साहब इसकी फॉर्म है, ये भी एक वेक्टर टाइप की फॉर्म है और ये भी डॉट प्रोडक्ट में आना ही था क्योंकि अदिश राशि है। तो सब सिंपली मैंने आपको कह दिया, इसको ज्यादा डेप्थ में मत लीजिएगा। अगर ओपी की दिशा में एकांक सदिश आर केप ले लूं तो आर केप और पी के बीच में कोण थीटा है, तो मैंने ये लिख दिया कि P डॉट आर केप इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ P मॉडुलस ऑफ आर केप कोस थीटा, मॉडुलस ऑफ P यानी P आर केप इकाई सदिश उसका परिमाण है कि कोस थीटा की जगह, तो P कोस थीटा की जगह मैंने ये P कोस थीटा है ना, इसकी जगह मैंने लिख दिया P डॉट आर केप। और अपन जानते हैं यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड्स को डिवाइड कर दें तो जो वेक्टर प्राप्त होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो मैंने इसकी जगह ये रख दिया, अपॉन में आ गया आर क्यूब। तो ये एक फॉर्म है, इसमें साफ दिख रहा है कि V क्रिएटेड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ P एंड R, यानी जो V प्राप्त होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण व R के डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त होता है, और डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त होने के कारण विद्युत विभव एक अदिश राशि है। चलो सर, अब अपन नेक्स्ट काम करें, अपन तो वापिस पे आ जाए, तो सब अपना जो मूल काम है वापिस इस पे आके करते हैं। Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना, इसको समीकरण नंबर 2 दे ही रखा है मैंने पिछले तो उसमें, तो वापिस में वही आ जाता हूं। अब साहब अक्ष के लिए, अगर बिंदु अक्ष पर है ना, बिंदु अक्ष पर है तो आपने कोण अक्ष से लिया है, तो बिंदु अगर अक्ष पर है तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, है ना। तो सब बिंदु अक्ष पर है तो अक्ष के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 2 से अक्ष पर विभव द्विध्रुव की अक्ष पर Kp cos 0 अपॉन आर स्क्वायर, यानी V बराबर Kp अपॉन आर स्क्वायर। तो सब अगर केवल अक्ष की बात हो तो द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत विभव का मान Kp अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब बात करें निरक्ष के लिए, है ना, वापिस चित्र पे ले चलता हूं मैं आपको। निरक्ष के लिए तो सब निरक्ष किससे कहते हैं वो अब आपको मैं बना के दिखा सकता हूं। अक्ष के लंबवत वह मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा निरक्ष कहलाती है। तो ये जो मैंने बनाई ये नीचे तक ऊपर से ये निरक्ष है, तो सब निरक्ष के लिए थीटा बराबर कितना होना चाहिए 90 डिग्री, है ना। तो सब निरक्ष के लिए थीटा इज इक्वल टू लिख दें अपन 90 डिग्री, तो निरक्ष के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। 2 से देखें, 2 से V निरक्ष पर विद्युत विभव Kp cos 90 अपॉन आर स्क्वायर और cos 90 इज इक्वल टू 0। तो निरक्ष पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। वो वैसे भी देखो, आप ऐसे ही देख लो, ये माइनस क्यू ये प्लस। एक्चुअली क्या है, कुछ चीजें तो अपन इसलिए निकालते हैं जानबूझकर ताकि हमें जो पता है वो टेली हो।
अब हमें पता है कि निरक्ष पे 0 होना चाहिए। क्यों? देखो आप मैं बताता हूँ, है ना, वो हमें पहले से ही पता था और वही अपने को फॉर्मूला बता देता है। तो फॉर्मूला जब वो बता देता है तो हमारी पुष्टि हो जाती है कि इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही रन कर रहा है। देखो आप, ये मैंने बिंदु ले लिया P, अब इससे दूरी और इससे दूरी बराबर है ना। अगर A के कारण P पर विभव बोले तो A के कारण P पर विभव कितना होगा? K माइनस क्यू अपॉन आर। A के कारण P पर विभव। चलो B के कारण P पर विभव बोलो, K प्लस क्यू और दूरी R। तो सब कुल विभव बोलो, V बराबर VA प्लस VB, और आप देखेंगे ये माइनस के क्यू अपॉन आर और ये प्लस के क्यू अपॉन आर, यानी V बराबर 0। तो हमें पहले से ही पता था कि साहब निरक्ष पे कोई भी बिंदु लेते हैं तो उसकी माइनस क्यू से और प्लस क्यू से दूरी बराबर होगी। माइनस क्यू के कारण विभव ऋणात्मक होगा, प्लस क्यू के कारण विभव धनात्मक होगा, तो परिणाम विभव 0 है ना। और यही इस जो फॉर्मूला हमने बनाया इसने उसकी पुष्टि कर दी। तो ऐसा हम जानबूझकर भी करते हैं, हम ये जानने के नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, और हम जानते हैं तो यही चीज फॉर्मूला बताता है या नहीं बताता है, इसको देखने के लिए हम ऐसे केस भी ले लेते हैं। तो साहब द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि निरक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, निरक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम कहते हैं विषुवतीय तल, है ना। ये विषुवतीय तल का मतलब निरक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर दीवार या तल कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। अब विद्युत विभव का मान 0 होने का मतलब आप समझते, विभव का मतलब एकांक धनावेश के विस्थापन में कार्य, वो कार्य निरक्ष पर से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल जिसको हम कहते हैं विषुवतीय तल पर 0 है। ये आपके सामने निकाल रखा है आपने। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं अगर बिना कार्य यानी कार्य बराबर 0 किसी आवेश को द्विध्रुव के नजदीक ला सकता हूं क्या? हाँ, ला सकता हूं। मैं उस आवेश को विषुवतीय तल के अनुदिश ले आऊंगा। विषुवतीय तल पर विभव 0 है। विभव 0 का मतलब एकांक धनावेश के विस्थापन में कार्य 0 है ना। तो साहब ये अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या ऐसा संभव है कि आप द्विध्रुव के समीप किसी आवेश को बिना कार्य ला सकते हैं? हाँ, संभव है। हम उस आवेश को विषुवतीय तल के अनुदिश द्विध्रुव के समीप ला सकते हैं। इसमें किया गया कार्य सदैव 0 होगा। क्लियर सर? तो ये सब 2 कैलकुलेशन होगी आज। एक कैलकुलेशन अपन ने कर ली विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V बराबर के क्यू अपॉन आर। आवेश में धन चिन्ह है तो धन चिन्ह, ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह, ये लिख दिया मैंने धन ऋण। क्लियर? और एक हमने निकाल लिया द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। 2 मिनट का लास्ट टॉपिक, विभवों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना। ये सब मैंने इसको अवॉइड ही करना रहता है, इसलिए मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी कहा था, तो विभव विभवांतर पिछले लेक्चर में कहा था। अदिश राशि, इसलिए किसी बिंदु पर विभव प्रत्येक आवेश के कारण विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। विभव के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत भी कह रहा है बिंदु आवेशों के समूह में। अब बिंदु आवेश रखे साहब खूब सारे, न्यूमेरिकल करके बताऊंगा ना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। पहले एक तो न्यूमेरिकल बता दूंगा नेक्स्ट टॉपिक करने से। वैसे विभव खत्म होने की कगार पे, विभव में आप ज्यादा 1.5-2 लेक्चर मान लो, विभव ज्यादा दमदार नहीं रहा। जो मोटे तौर पर है वो एक गोले के कारण निकालना है और
समविभव पृष्ठ वगैरह पढ़ाने, फिर ऊर्जा की तरफ चढ़ेंगे अपन। दायिता इसका थोड़ा बड़ा पोर्शन होगा, ठीक ठाक है ना। तो इसमें ज्यादा दम भी नहीं है, तो मैं नेक्स्ट में जो आपको आते लेक्चर उसमें न्यूमेरिकल डाल दूंगा और फिर टॉपिक ले लूंगा, है ना। तो उसी संदर्भ में बता रहे हैं कि बिंदु आवेश का समूह है, किसी बिंदु पर निकाय या समूह के कारण कुल विभव प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। ये बीजगणितीय योग है साहब, सदिश योग नहीं है, क्योंकि विभव और विभवांतर सदिश राशि नहीं है। तो सब स्वाभाविक रूप से जब वो सदिश राशि नहीं है तो सीधा सीधा कह दिया। अब जैसे आप कोई भी निकाय, जैसे न्यूमेरिकल में आपको विशेष रूप से याद दिला दूंगा कि कोई भी निकाय है, उस निकाय में बिंदु आवेश रखे हैं, किसी एक बिंदु पर आपको विभव निकालने के लिए कहा जाए, तो जैसे मान लीजिए ये Q1 रखा है, ये Q2 रखा है और ऐसे Qn रखे हैं, आपसे मैं बिंदु P पर विभव निकालने के लिए कहूं तो आपको कुछ नहीं करना साहब, ये KQ अपॉन R1 ये इसके कारण निकाल लिया, इससे दूरी मान लीजिए R2 है तो ये ले लो KQ अपॉन Q2, ये Q1 था अपॉन R2, ऐसे ही Rn है, इसकी दूरी ये Qn है, इसकी दूरी P से Rn है, तो ऐसे सबको जोड़ते जाओ KQn अपॉन Rn, और ये सब बिंदु P पर सबका योग कर दोगे तो बिंदु P पर कुल विभव आ जाएगा। क्योंकि अदिश राशि है तो दिशा वगैरह को ध्यान रखना ही नहीं है आपको, तो यही मैंने यहाँ लिखा कि सब बिंदु आवेशों के समूह में या निकाय में किसी बिंदु पर विद्युत विभव प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना। अदिश राशि है तो बीजगणितीय योग, सदिश राशि है तो सदिश योग। सदिश योग दिशा सहित होता है, कठिन होता है। अदिश योग में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अपन कंपेयर करें तो विभव के न्यूमेरिकल विद्युत क्षेत्र की तुलना में काफी कंफर्ट होते हैं। तो साहब इस लेक्चर में मैंने विभव की गणना की, 2 कैलकुलेशन आपको दिखा दी। इस लेक्चर से पहले लेक्चर में मैंने आपको बिंदु आवेश, इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको विभव विभवांतर की परिभाषा और उनका भौतिक महत्व बताया था। अब सब में आज इतना ही खत्म कर देंगे, इसको यही रोकेंगे, फिर कल नेक्स्ट लेक्चर है ना। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।